तो प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस, फिज़िकल केमिकल चेंजेस एंड दो कैरेक्टर्स जो थे केमिकल रिएक्शंस के वो डिस्कस किए थे। आज हम केमिकल जो इक्वेशंस हैं या रिएक्शंस हैं उनके जो फर्दर 3 कैरेक्टर्स हैं वो करेंगे। 5 कैरेक्टर्स हैं, 2 पिछली वीडियो में करा दिए हैं, 3 इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगी वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हम इक्वेशन को हिट और ट्रायल मेथड से, कोफिशिएंट मेथड से जो है सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले है कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। कौन सा है? चेंज इन स्टेट। अब इसको समझो, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ सॉलिड में है, कोई चीज़ लिक्विड में है, कोई चीज़ गैशियस में है, कोई चीज़ एक्वस है। एक्वस क्या होता है? जो पानी के अंदर सॉलिबल है, ठीक है, घुल सकता है। स्टेट कैसे चेंज हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कैंडल की एग्जांपल लें हम। कैंडल जब बर्न होती है तो उसकी वैक्स बर्न होती है। वैक्स क्या होती है? उसकी सॉलिड। अब प्रोडक्ट जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि गैशियस फॉर्म में होती है, और पानी के मॉलिक्यूल्स जो कि गैशियस फॉर्म में होते हैं। एक तो स्टीम निकलती है ना, दूसरा हीट एंड लाइट एनर्जी जो है वो निकलती है। वो तो हमें इसकी बात नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको बता दिया ना कि पानी जो है वो गैशियस फॉर्म में निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है गैशियस फॉर्म में निकलेगी। पहले वो सॉलिड थी, तो क्या हुआ? चेंज हो गया। किसका चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? स्टेट चेंज होगी। पहले ये सॉलिड था, फिर वो गैस और गैस निकल जाएगी। अब देखो, पानी गैस है और स्टीम का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज़ स्मोक। कोई और एग्जांपल ले सकते हो, डेफिनेटली ये ले सकते हो। जब कोई आपका फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल पेट्रोल की एग्जांपल ले लो, वो क्या होता है? लिक्विड होता है। जो वो बर्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी गैशियस फॉर्म में, पानी निकलेगा, मतलब वाटर वेपर्स निकलेंगे, और साथ ही साथ में लाइट एंड हीट एनर्जी, ये चीज़ें निकलेंगी। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी निकलेगी। लेकिन ये पहले लिक्विड था, ये अब गैशियस फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो क्या हुआ? चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट है कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने की एग्जांपल देखो, दो तरह का हो सकता है। एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ भी हो सकता है और एक टेम्परेचर फॉल भी कर सकता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो एंडोथर्मिक। कुछ एग्जांपल ये सभी बता देते हैं। पिछली वीडियो में हमने की थी जिंक की, है ना। जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और साथ ही साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। हीट निकलती है, इसका मतलब भी एक्सोथर्मी की एग्जांपल है। कोई और एक्सोथर्मी की? यस, CaO, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होता है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइन बोलते हैं, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि लिक्विड की फॉर्म में होगा, ये क्या बनाएगा? ये आपका स्लेट लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। साथ ही साथ में ये हीट जो है प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? हीट बहुत ज़्यादा निकालेगा, है ना। ये आपकी एक्सोथर्मिक, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम एंडोथर्मिक एग्जांपल्स करते हैं। एंडोथर्मिक जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा होगा। कहाँ पे टेम्परेचर कम होगा? जब आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली सॉलिड की फॉर्म में होगा, जब ये रिएक्ट करेगा
ये भी सॉलिड की फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या बना लेगा, अमोनियम बेरियम क्लोराइड, जो कि आपका एक एक्वस की फॉर्म में होगा। साथ में प्रोडक्ट निकलेगा पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि लिक्विड की फॉर्म में होंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको अमोनियम गैस देखने को मिलेगी। और साथ में अब हीट यहाँ पे निकलेगी नहीं, ये हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट का अब्जॉर्प्शन होता है, हीट को निकाला नहीं जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब एक लास्ट कैरेक्टर है, हमने टेम्परेचर का भी पढ़ लिया है, स्टेट का भी पढ़ लिया है। एक लास्ट कैरेक्टर आता है जो कि आता है प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रेसिपिटेशन को पीपीटी लिखते हैं। पीपीटी क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस होता है, नॉट सॉल्युबल इन पानी, पानी में मिक्स नहीं होता। ये पानी में कभी मिक्स नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कौन सी एग्जाम्पल है जहाँ पे पीपीटी, मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है एग्जाम्पल कराई थी, अभी लिख देती हूँ। ये क्या है, लेड नाइट्रेट, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, दोनों के दोनों। ये क्या बनाते हैं, ये जो आपके दो प्रोडक्ट निकलेंगे, एक तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि आपका कलरलेस ही होगा, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होगा। दूसरा आपका बनता है लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड, और ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। पीपीटी येलो कलर का पीपीटी है, मतलब ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। ये दोनों आपके एक्वस है, ये एक्वस है, ये आपका सॉलिड है। ये एग्जाम्पल होगी। और एग्जाम्पल है वेरियम क्लोराइड का, है ना। वेरियम क्लोराइड मैंने आपको बताया कि ये एक एक्वस है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पहले मैंने अमोनियम के साथ रिएक्ट करवाया था, है ना। और ये बेरियम क्लोराइड है, कंफ्यूज किसी बच्चे ने नहीं होना है। और ये जो है रिएक्ट कर जाएगा सोडियम नाइट्रेट, जो कि खुद एक एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों कैसे हैं, कलरलेस है, दोनों कैसे हैं, कलरलेस है। इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इनके प्रोडक्ट्स देखो क्या होंगे। ये जो है ना, ये आपका ये आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट के साथ। किसके साथ करेगा, सोडियम सल्फेट के साथ, और ये बना लेगा सोडियम बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और ये दोनों, ये जो है आपका सॉलिड होगा, ये आपका पीपीटी होगा, ठीक है, और ये आपका एक एक्वस सॉल्यूशन होगा। और एग्जांपल भी, जब सिल्वर नाइट्रेट एक एक्वस की फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि एक एक्वस है, अभी बताया है। वो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, ये आपकी पीपीटी बन गई। साथ ही साथ में सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, जो कि एक सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये था आपके कैरेक्टर्स, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो इक्वेशन है ना, उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वर्ड इक्वेशन, है ना, एक आपकी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस में हम फॉर्मूलेस का और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं ना, वो एलिमेंट्स के लिए होते हैं। एलिमेंट्स कैसे कि जैसे मेरे को हाइड्रोजन लिखना है,
तो छोटा सा ले लेते हैं, जिंक लिखना है। जिंक एक एलिमेंट है ना, तो उसको मैं ZN लिखूँगी, ये इसका जो है सिंबल हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स सिंबल के साथ आते हैं, सिंबल्स के साथ कौन आएंगे, एलिमेंट्स। फॉर्मूलेज के साथ आपके आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे, NaCl, ये आपके कंपाउंड है। ठीक है, ये आपके कंपाउंड है। ओके, और कोई कंपाउंड हो सकता है, H2SO4, ये आपका एक कंपाउंड है। तो ये फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा देती हूँ, मतलब कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। हमने देखा कि जैसे देखो, आपको एग्ज़ाम में आपको कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स, समझ लो, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड फॉर्मेशन किसकी हो रही है, जिंक सल्फेट की, और along with the गैस इवोल्यूशन। अब देखो इसको कितना टाइम लगेगा, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा, है ना। तो हम इसको वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड इक्वेशन में, इसमें वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके बताती हूँ आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको वर्ड इक्वेशन पे। लेट मी रेज, देखो मेरे को वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या बोला था, जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना। मैंने क्या बोला था, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो मैंने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिखे हैं। वो रिएक्ट करे थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बना दिया था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये भी तो आपका टाइम ले रही है ना लिखने के लिए, तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं केमिकल्स की फॉर्म में। जैसे जिंक को Zn लिख सकते हो, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना लेगा ZnSO4, क्या है, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। अब ये कितना कम टाइम लगा इसको लिखने के लिए, है ना। अब केमिकल इनको लिखने का एक जो मेथड है आपको बता देती हूँ, कौन से स्टेप्स होते हैं जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो। सबसे पहले तो बेटा एरो होता है ना। आप सामने ऐसे कोई भी 2 प्रोडक्ट बने हैं या 3 बने हैं, आप ऐसे एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हो। ये जो एरो है ना, ये एरो, ठीक है, ये इसका हेड पार्ट होता है और ये इसका टेल पार्ट होता है। ये आपके रिएक्टेंट्स के साइड होगा, ठीक है, और ये आपके प्रोडक्ट की साइड होगा। प्रोडक्ट भी बेटा आपको पता होने चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड पे होते हैं और ये राइट हैंड साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स। LHS साइड पे आपके रिएक्टेंट्स होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कि प्रोडक्ट्स आर राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद साइन प्लस, ये प्लस के साइंस बनाने हैं बीच में, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, बीच में साइन का प्लस होगा। ये जो एरो है ना, ये प्लेस करना है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, है ना, जो शो करता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जब रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं तो केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है ना। केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे पता चलते हैं। केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको पता चलेंगे कि इस तरफ को बने हैं। ये केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे, रिएक्टेंट्स कहाँ पे, ठीक है। ये आपके थे वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन टॉपिक, ठीक है। डेफिनेशन आपने कुछ नहीं लिखनी। वर्ड इक्वेशंस आर द इक्वेशंस विच आर रिप्रेजेंट in terms of words, and chemical equations reactions are
chemical equations are equations that are represented in the terms of chemical formulas और symbols formulas को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन। देखो इक्वेशन दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है बैलेंस्ड, एक हो सकती है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड के भी दो नाम होते हैं, स्केलेटल, इसको हम स्केलेटल बोल देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दो इक्वेशंस लिखती हूँ, देखती हूँ आपको क्या समझ में आता है। कौन सी बैलेंस्ड है, कौन सी अनबैलेंस्ड है? ये आपकी अनबैलेंस्ड है और ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड है। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, कैसे पता चला? देखो इसको करने का एक तरीका है, पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ये वाली इक्वेशन का। हम पहले इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखो। ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोराइड इस तरफ भी, क्लोराइड इस तरफ भी। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? दो, लेकिन यहाँ पे तो एक एटम है, यहाँ पे दो एटम है और यहाँ पे एक एटम है। मतलब अब क्या हुआ कि ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि इनके जो एटम्स है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, इनके एटम्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे सेम नहीं है। अब मुझको सेम बनाने हैं, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? देखो अगर मैं यहाँ पे बेटा मान लो अगर मैं यहाँ पे ऐसे 2 लगा दूँ, अब आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको समझाती हूँ कि 2 अगर लगा दिया है तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ नहीं है कुछ तो 1 है ना, हाइड्रोजन। अब देखो 2H ब्रैकेट है ना ऐसे, H1 कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब क्या है कि 2 × 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब H के सब्सक्रिप्ट में भी 2 ही है। ठीक है, और क्लोराइड है, क्लोराइड जो है यहाँ पे 1 है इसके अंदर, इसका मतलब क्लोराइड 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्ट में भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम्स हो चुके हैं और क्लोराइड के पास भी 2 एटम्स है, दोनों एटम्स उस तरफ से दोनों एटम्स उस तरफ कर दिए, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी अब। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन को जब बैलेंस करना, मेकिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सेम ऑन बोथ दी साइड। लिख दो यहाँ पे, कि दोनों साइड्स में जो मेकिंग नंबर ऑफ ईच एलिमेंट सेम बनाना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उनको सेम बना देना, कि अगर ऑक्सीजन के 2 है तो ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, नाइट्रोजन के 3 है तो नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए। इतनी बात समझ में? कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले तो आपको इसको बॉक्स में इनक्लोज करना होता है, चेंज कुछ नहीं करना बॉक्स के अंदर। फिर आपने क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑफ ईच एटम, उनको आपने जो है लिस्ट बनानी होती है। लिस्ट द नंबर ऑफ ईच एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन में होते हैं। फिर सबसे पहले आपने वो कंपाउंड देना होता है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है, और वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, और जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स है ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट के एटम्स है वो लेना होता है। इन दैट कंपाउंड चूज द एलिमेंट दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फिर इक्वेशन को बैलेंस करना है, 4th स्टेप। और 5th स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना होता है। ठीक है, फिर बाद में अपनी इक्वेशन चेक करनी है, दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं
है ना, वो काउंट करने हैं और फिर उनकी स्टेट्स भी लिखनी होती है कि कौन सी स्टेट में ये प्रेजेंट थे, एक्वस में थे, लिक्विड में थे, गैशियस फॉर्म में थे ये। अब बैलेंसिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमको मास जो है वो कंजर्व रखना है। इसका मास निकालो ज़रा हाइड्रोजन। अब देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1U होता है, तो इसका 2U बन जाएगा। क्लोराइड का जो है 35.5U होता है, लेकिन इंटू 2 करोगे 7 1.0 हो गया। अब इन दोनों के मास को प्लस करो ज़रा, 7 1.0 0.2 0.37 इतना मास आ गया, ठीक है, 73.0। लेकिन यहाँ पे करो ज़रा 1 + 35.5U, लेकिन ये क्या हो जाएगा 36.5। कितना गैप आ चुका है अब यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पे बैलेंस्ड कर दूँ तो हाइड्रोजन का, इस 2 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास भी 2 आइटम्स है, मतलब 2U है, और ये भी कितना है 35.5 इंटू में 2U + 71.U 73.U। मास आपने लॉ पढ़ा है ना कि हमेशा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो मास है वो सेम रहता है, तो इस तरह से सेम होता है, ठीक है। अब हिट और ट्रायल मेथड की 2 एग्जांपल्स करेंगे। 2 मेथड्स होते हैं, मैंने आपको बताया, हिट और ट्रायल मेथड की 2 करनी है, और जो आपके कोफिशिएंट मेथड है उसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल मेरे को लेनी है, मेरे पास है इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोराइड है। इस तरफ भी आपके पास जिंक होगा, हाइड्रोजन होगा, क्लोराइड होगा। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, ये जिंक के 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, क्लोराइड का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब मेरे को इसको तो कुछ नहीं करना, इसको तो मेरे को कुछ नहीं करना, इन दोनों को चेंज करना है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, कम कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इस तरफ को। तो मेरे को यहाँ पे किसी ना किसी तरह से 2 बनाने हैं। यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसके सामने बेटा सिर्फ 2 लगा दूँ, क्या मानते हो, सिर्फ 2 लगा दूँ, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, क्लोराइड के 2 हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोराइड के 2 है, हाइड्रोजन के 2 ही है। तो इस तरह से आपकी बन जाएगी एक बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आयरन है और स्टीम के साथ रिएक्शन हुई है, मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाया है, इसको करना है बैलेंस। कर सकते हो बैलेंस, कर सकते हो डेफिनेटली। आयरन है, पानी है, मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे इसका 1 है, यहाँ पे इसके 2 है, यहाँ पे इसका 1 है, यहाँ पे बेटा इसके 3 है, ऑक्सीजन के 4 है और हाइड्रोजन के 2 है। ये तो मतलब कुछ भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक हाइड्रोजन के एटम्स जो है आपके मैच हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एटम, देखो यहाँ पे आपने देखो ये तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही है। अब Fe के 3 एटम्स बनाओ, तो यहाँ पे 3 लगा दोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड है, करके देखो, यहाँ पे 3 बन गए, यहाँ पे 3 है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है बेटा, है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ, मान लो कि मैं 4 लगा दूँ, तो ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के 8 नहीं हो गए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन के 8 है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 4 लगा देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो जाएंगे। यही सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना। तो 8 यहाँ पे क्या हो गया, आयरन के 3 हो गए, यहाँ पे आयरन के 3 थे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के जो है वो 8 हो गए, हाइड्रोजन के 8 हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 थे, तो यहाँ पे 4 हो गए।
बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। कुछ और एग्जांपल, एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। इसको करो ज़रा। हाइड्रोजन के यहाँ पे एक है, दो है, ऑक्सीजन का एक है, यहाँ पे भी सोडियम का एक है, ऑक्सीजन का एक है, लेकिन हाइड्रोजन के तो यहाँ पे तीन तीन है। देखो ना, एक ये और एक ये, तीन ही हो गए। अब क्या करना है, ये दोनों सारा कुछ सेम है, मेरे को सिर्फ हाइड्रोजन के जो है बैलेंस करने हैं। अब यहाँ पे तो ठीक है 2, यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं 3 लगा दूँगी तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 6 बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ, मान लो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के तो 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 कर दिए हमने, है ना। और ऑक्सीजन के भी 2 कर दिए हैं हमने, हाइड्रोजन के भी 4 कर दिए और ऑक्सीजन के भी 2 बना दिए मैंने, तो है ना। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 लगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ठीक है यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन के 4 वहाँ पे थे, 4 यहाँ पे बना दिए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 नहीं बेटा, 4 यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये तो 5 बना दिए हैं। तो ऐसा करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, 2 यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 बन गए, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के भी 2 बन गए, हाइड्रोजन के भी 2 बन गए, सोडियम का लेकिन 2 बन गए, तो यहाँ पे 2 लगा दो ना, कौन कहता है। तो सोडियम के भी 2 बन गए, हाइड्रोजन के भी 2 बन गए, ऑक्सीजन के भी 2 बन गए, तो बैलेंस्ड इक्वेशन 2Na + 2H2O और 2AOH + H2 हो जाएगी। ये होगी आपकी ये मेथड। ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है एग्ज़ाम में, कई बार इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे अच्छा मेथड होता है कोफिशिएंट मेथड। ये सभी में एप्लीकेबल होता है, ऐसा कोई नहीं है कि आपकी इससे नहीं सॉल्व होगी। हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ इक्वेशंस नहीं होंगी, लेकिन इससे आपकी सारी इक्वेशंस हो जाएंगी। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कोफिशिएंट मेथड से आपको बता रही हूँ कैसे करना है। देखो, जो मैंने पहले ली थी ना, सबसे पहले आयरन वाली, वही मैं आपको लेके बताती हूँ। देखो, हमेशा याद रखना कि इसके आगे जो पहले आ रहा है ए लगानी है, बी लगानी है, सी लगानी है, डी लगा देना है। कुछ नहीं किया, ABCD लगा दी है ना। उसके लिए आपको ABCD आनी चाहिए। तो देखो, ABCD लगा दिए। अब मेरे को यहाँ पे आयरन के एटम्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के, दोनों तरफ यही होंगे, है ना। अब आयरन के पास कितने एटम से अगर मैं आपसे पूछूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1A × 1 मतलब A। यहाँ पे आयरन के पास 1 है, और इस तरफ आयरन के पास कितने हैं, कुछ नहीं है, 1 × C। हाइड्रोजन के बताओ, हाइड्रोजन के पास B × 2 मतलब 2D है इस तरफ, और इस तरफ हाइड्रोजन के पास कितने बेटा, D, 2D, ठीक है। और ऑक्सीजन के बताओ, B हो जाएंगे, और इधर ऑक्सीजन के 4C है। ये बात समझ में आई आपको। अब मैं कुछ टाइम के लिए जो है इक्वेशन हटा रही हूँ। अब देखो, यहाँ पे A सिर्फ एक बार आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, C यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, और बाकी सारे, या तो B 2 बार आ रहा है, बाकी सारे C और B 2 बार आ रहे हैं। अब इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों 2 बार है ना, इसमें से आप C ले लो चाहे B ले लो, मैं यहाँ पे C ले रही हूँ। हमेशा जो मैक्सिमम टाइम है ना, वही लेके उसको लेट कर देना है कि वो 1 है। लेट C = 1। आप इसको यहाँ पे B को भी 1 ले सकते हो, तो आपका आंसर जो है ना मेरे से थोड़ा अलग आएगा, लेकिन लास्ट में आपकी इक्वेशन जैसे मैंने बैलेंस्ड की है ना, सेम इक्वेशन होगी हमारी, चेंजेस हो जाएंगे थोड़े से। अगर आपने जैसे मान लो B को 1 लिया है ना, तो शायद हो सकता है कि आपकी V की वैल्यू कुछ और निकले, C की वैल्यू कुछ और निकले, D की वैल्यू कुछ और निकले, लेकिन लास्ट में आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, बिल्कुल मैच हो जाएगी जैसे मैंने करी है, ठीक है। तो C मैंने 1 लिया है ना। C किसके इक्वल है, C = A, है ना। तो A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, A C के इक्वल है, C की वैल्यू 1 है, तो A और C की वैल्यू तो मेरे को मिल के 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि A C की वैल्यू भी 1 मिल गई, A की वैल्यू भी 1 मिल गई।
यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, b इज इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू 1 है तो b इज इक्वल्स टू 4, तो b की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ लिख दो, v की वैल्यू भी 1 होगी। और यहाँ पे आप निकाल सकते हो, अब b की वैल्यू तो 1 है ना, b क्या है 1 है, और ये 2 और d है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा और 2 और d इस तरफ को रह जाएगा, ये डिवाइड हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे d की वैल्यू भी 1 आ गई है ना, d की वैल्यू भी व्हाट हैपेंस, b की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू भी 1, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, सभी की वैल्यूज़ 1 है। बस अब कुछ नहीं करना, इनको आप कर दो सॉल्व। यहाँ पे एफ ई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी भी वैल्यू 1 थी, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमने ज़रूर कोई गलती करी है, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि देखो एफ ई है, इसको बी मान लिया हाइड्रोजन को, एफ ई 3 और 4 हाइड्रोजन गैस है ना, इसको बी मान लिया, इसको मैं यहाँ सी लिख रही हूँ, इसको हम डी लिख रहे हैं। ए एफ ई जो है यहाँ पे आयरन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। एफ ई क्या है बेटा, एफ ई आपका ए है ना, और एफ ई वहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलती करी हमने वहाँ पे उसको सी लिख लिया था, ये 3C है बेटा, 3C है, क्या है 3C है, हमने यहीं पे गलती करी है, ठीक है, क्योंकि 3 है ना इसके यहाँ पे, तो 3 और C हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के तो 2 भी है ना, इज इक्वल्स टू ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने 2D है, ऑक्सीजन के आपके पास B है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे C4C है, यहीं पे हमने जो है गलती कर दी थी। अब इसको सॉल्व करो ज़रा, मतलब कौन मैक्सिमम टाइम है, ए तो एक बार है, सी भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, मैं सी को 1 मान रही हूँ बिकॉज मेरे को इजी लग रहा है ऐसे करना, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस, इसको मैं बाद में ले आएंगे हम, ठीक है। चलो करो सॉल्व, वैल्यूज़ निकालो। इफ़ सी इज़ इक्वल्स टू 1, मान लो कि मैंने सी 1 माना है ना, तो ए इज़ इक्वल्स टू ये 3 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, यहाँ पे b की वैल्यू निकालो, c तो आपने 1 माना है तो b की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप 2b, b की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल्स टू 2d, 2d, d की वैल्यू आपकी 4 आ गई, कैसे 4 आ गई देखो ध्यान से, मैंने जल्दी कर दिया, बताया नहीं आपको, ये 2b 2d है, 2b है ना, 2b है, बोलो यस है, 2b इज इक्वल्स टू 2d, 2b b की वैल्यू तो 4 निकाल लिया तो 4 8 हो गया है ना, और 2d ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड में आ जाता है, d इसमें इक्वल हो जाता है, कटिंग करके 4 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपकी आई है, इसको मैंने a माना था एफ को, तो यहाँ पे a की वैल्यू दिखा दो 3, इसको मैंने b माना था, b की वैल्यू तो मेरे पास 4 आई है, इसको मैंने c माना था, c की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और d की वैल्यू मेरे पास 4 आई है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। ओके ये करते हैं, इसको मैंने पहले ही बता दिया था, a मान लो है ना, इसको b, इसको c और इसको d मानते हैं है ना, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ए बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन सी हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू सी, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से गलती ना हो हमसे, ए सी, कार्बन यहाँ पे ए है और वहाँ पे कार्बन की वैल्यू सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है A4,
4A है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 2D है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है वो 2B है और ऑक्सीजन यहाँ पे D है। अब इसको बैलेंस वैल्यूज़ निकालो है ना, A दोनों में आ रहा है और B D दोनों में आ रहा है, तो मैं A को 1 लेती हूँ, लेट A 1, तो C ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। A C मेरे पास 1 आ चुके हैं। यहाँ से अब D की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे ज़रा देखो। 4, A की वैल्यू हमने 1 ली हुई है, इज़ इक्वल्स टू 2D, तो 4 इज़ इक्वल्स टू 2D। अब क्या हो जाएगा कि D इधर आ जाएगा 4/2, जो कि आ जाएगा D की वैल्यू 2। ठीक है, D की वैल्यू भी आ चुकी है, C की 1 है। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, B इज़ इक्वल्स टू, D कितना माना है आपने 2 माना है, यस माना है, और B इज़ इक्वल्स टू 1, तो B क्या आ गया आपका 1। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस करने की टर्न है, तो इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं। इक्वेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वेशन करते हैं बैलेंस। इक्वेशन थी CH4 ऑक्सीजन रिएक्ट विथ टू फॉर्म जो मेथीन है वो ऑक्सीजन बनाएगा, साथ ही साथ में पानी। इसको मैंने A माना था, इसके सामने 1 है तो 1 लिख दो। इसको मैंने B माना था, B की वैल्यू 1 नहीं है तो इसके सामने 1 लिख दो, है ना। यहाँ पे C की वैल्यू भी 1 है, D की वैल्यू हमने 2 माना था, तो D की वैल्यू भी 2 आ चुकी है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ किया है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। हमने जब B की वैल्यू निकाली है ना, तब गलती करी है। देखो, वो था 4/2, 4/2 था ना, तो 2 काट के आ जाना था, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारे कैरेक्टर्स जो थे, केमिकल फिजिकल चेंजेस हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस हमने पढ़ लिया था, और साथ ही साथ में आज हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस भी पढ़ लिए हैं, और उनको कैसे बैलेंस्ड करना है दोनों मेथड्स भी पढ़ लिए हैं। अब हमारा बचा क्या है, सिर्फ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है।